नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी राम सेतु पर घिरी मोदी सरकार की, तवांग झड़प मामले पर बैकफुट पर आई बीजेपी की, जानेंगे राहुल गांधी के दिल्ली आने से पहले बीजेपी खेमे में क्यों मची खलबली, महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद कैसे बन रहा है बीजेपी के लिए परेशानी का सबब। साथ ही बात होगी उमर खालिद को जेल से मिली रिहाई की, कोलेजियम पर कानून मंत्री के आए नए बयान की और बुलेटिन के आखिर में बात होगी केरल हाईकोर्ट की उस टिप्पणी की जिसमें पुरुषों को बताया गया है परेशानी की जड़। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी से बौखला गई है बीजेपी। संसद के आखिरी दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का छलका दर्द, बोले जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। आईपीएल ऑक्शन में छाए विदेशी खिलाड़ी सैम करन 18.5 करोड़, कैमरून ग्रीन 17.5 करोड़ और बेन स्टोक 16 करोड़ 25 लाख रुपए में बिके। शेयर बाजार में गिरावट जारी, आज सेंसेक्स 981 अंकों की गिरावट के साथ 59,845 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 321 अंकों की गिरावट के साथ 17,807 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत के दक्षिण में रामेश्वरम और श्रीलंका के पूर्व उत्तर में मन्नार द्वीप के बीच चट्टानों की एक चैन बनी है। इसे भारत में राम सेतु और दुनिया भर में एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं में भी राम सेतु का जिक्र है। ऐसे में ये सवाल उठते रहे हैं कि जो संरचना सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाई देती है, क्या हकीकत में वो राम सेतु है? इसे लेकर राज्यसभा में जब सवाल पूछा गया तो क्या जवाब दिया मोदी सरकार ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। पौराणिक कथाओं में भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु का जिक्र होता है, लेकिन इसके प्रमाण आज तक नहीं मिले हैं। इस बीच केंद्र सरकार से राज्यसभा में हरियाणा से निर्दलीय सांसद कार्तिकेय शर्मा ने ये मुद्दा उठा दिया, जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो कहा, अब उसे लेकर बीजेपी खुद ही घिरती दिख रही है। जितेंद्र सिंह ने कहा, राम सेतु को लेकर हमारी कुछ सीमाएं हैं। ये करीब 18,000 साल पुराना इतिहास है। जिस ब्रिज की बात हो रही है वो करीब 56 किलोमीटर लंबा था। स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए हमने पता लगाया कि समुद्र में पत्थरों के कुछ टुकड़े पाए गए हैं। इनमें कुछ ऐसी आकृति है जो निरंतरता को दिखाती है। समुद्र में कुछ आइलैंड और चूना पत्थर जैसी चीजें दिखी हैं। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये कहना मुश्किल है कि राम सेतु का वास्तविक स्वरूप वहाँ मौजूद है। जितेंद्र सिंह के बयान से बवाल मच गया है। अब तक बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरती रही थी। दरअसल 2007 में यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि ऐसे कोई भी प्रमाण नहीं है कि कथित राम सेतु को इंसानों ने बनाया था। इसे लेकर जमकर हंगामा हुआ था, जिसका जिक्र आज भी बीजेपी के कई नेता करते हैं। लेकिन अब मोदी सरकार के मंत्री का संसद में दिया गया बयान बीजेपी पर उल्टा भारी पड़ता दिख रहा है। कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार को घेर लिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट किया, सभी भक्तजन कान खोलकर सुन लो और आंखें खोलकर देख लो। मोदी सरकार संसद में कह रही है कि राम सेतु होने का कोई प्रमाण नहीं है। पवन खेड़ा के अलावा तमाम विपक्षी नेता भी केंद्रीय मंत्री के बयान को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी की असली सच्चाई सामने आ गई है। राम सेतु को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाली बीजेपी अब खुद ही अपने दावों पर सवाल खड़े कर रही है। सवाल तो विपक्ष भी कई दिनों से संसद में उठा रहा था, लेकिन इन सवालों से पीछा छुड़ाने के लिए आज सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र को ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। तो आज संसद के आखिरी दिन संसद में क्या कुछ हुआ, देखते हैं ये रिपोर्ट। संसद का शीतकालीन सत्र का आज 13वां दिन था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभा में शीतकालीन सत्र के दौरान कामकाज का ब्यौरा दिया। वहीं राज्यसभा में भी सभापति जगदीप धनखड़ ने शीतकालीन सत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 13 बैठकें हुई। सदन में 64 घंटे 50 मिनट तक कामकाज हुआ और 102% उत्पादकता रही। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि सभा में सदस्यों ने लोक महत्व के 374 मामले उठाए, 377 के अधीन 298 मामले उठाए। लोकसभा की स्थायी समितियों के 36 प्रतिवेदन सभा में पेश किए गए, 56 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। मंत्रियों ने 23 वक्तव्य दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 दिसंबर के तवांग झड़प को लेकर पिछले हफ्ते दोनों सदनों को संबोधित किया था, लेकिन विपक्ष ने केंद्र पर इस मामले पर चर्चा की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया। तो दूसरी तरफ राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा कभी नहीं होता। या अपने ऑफिस में कुछ भी कहता हूं तो सभापति या किसी और को इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए। इसके बाद विपक्ष ने एक बार फिर
तवांग पर चर्चा की मांग की और विरोध तेज होने के बाद आज राज्यसभा की कार्रवाई भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। तो वहीं आज लोकसभा भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। वैसे इस बार शीतकालीन सत्र 29 दिसंबर तक चलना था, लेकिन विपक्ष के सवालों और चर्चा की मांग को लेकर परेशान सरकार ने वक्त से पहले ही सत्र समाप्त कर दिया। इसके बाद संसद में सभी नेता, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ नजर आया। पीएम मोदी और सोनिया गांधी भी इस बैठक का हिस्सा थे। सिर्फ 13 दिन चली संसद में कामकाज सिर्फ नाम का हुआ और इसका इल्जाम भी मोदी सरकार ने विपक्ष पर लगा दिया। तो वही संसद के बाहर सड़क पर जनता के मुद्दे उठा रहे राहुल गांधी ने भी बीजेपी की नाक में दम कर रखा है। शायद यही वजह है कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए तरह तरह के पैतरे अपना रही है, लेकिन उसे हर बार मुंह की खानी पड़ रही है। आज हरियाणा में यात्रा के आखिरी दिन क्या था खास, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज हरियाणा में है और फरीदाबाद पहुंच चुकी है और अब दिल्ली की तरफ बढ़ रही है। वैसे तो यात्रा के दौरान की कई तस्वीरें लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं, लेकिन आज कांग्रेस ने एक ऐसी तस्वीर साझा की है जो देश में एकता का संदेश देती है, जिससे ये भी संकेत मिलता है कि कांग्रेस भारत को जोड़ने के जिस संकल्प के साथ इस यात्रा को निकाल रही है वो संकल्प पूरा हो रहा है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस लोगों के दिल से नफरत मिटाने का प्रयास कर रही है, जिसमें उसे सफलता भी मिल रही है और कांग्रेस की तरफ से साझा की गई ये तस्वीर उसी का उदाहरण है। कांग्रेस ने आज अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर साझा की है जिसमें एक मुस्लिम महिला हाथ में भगवान शिव की मूर्ति पकड़े हुई है। इस तस्वीर के साथ कांग्रेस ने लिखा है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। इस तस्वीर ने कांग्रेस की यात्रा के लिए आज के दिन को बेहद खास बना दिया है। इसके अलावा आज भारत जोड़ो यात्रा को डीएम के सांसद एम.के. कनिमोझी का भी साथ मिला। कनिमोझी यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम मिलाती नजर आई। तो वही अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट कंचन लखानी भी यात्रा में शामिल हुई। इस तस्वीर को साझा करते हुए कांग्रेस ने लिखा, जहां से शुरू हुई हौसले की उड़ान है, हाँ उसी के आगे मेरा मुकाम है। आज अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट कंचन लखानी जी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनी और पूरे जोश के साथ ये संदेश दिया कि अगर आप ठान लें तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी आपके हौसलों के सामने बेहद छोटी लगने लगती हैं। आज यानी हरियाणा में पहले चरण का आखिरी दिन यात्रा के लिए बेहद खास बन गया और अब यात्रा कल यानी 24 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर जाएगी, जिसके लिए सभी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे जन समर्थन ने मोदी सरकार की नींद उड़ा रखी है। अब राहुल गांधी की दिल्ली में हो रही एंट्री से बीजेपी परेशान है। परेशान तो बीजेपी आला नेतृत्व भी है। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद से इन दोनों राज्यों में बीजेपी ही सत्ता में है और दोनों ही राज्य सीमा विवाद को लेकर हथियार डालने को तैयार नहीं है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है तो महाराष्ट्र सरकार में भी बीजेपी ही मुख्य भूमिका में है। सीएम भले ही शिवसेना के शिंदे गुट का नेता एकनाथ शिंदे हो, लेकिन सरकार में चलती बीजेपी की है। लेकिन आज कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार आमने सामने आ गई है। जमीन विवाद से शुरू हुआ मामला अब दोनों ही राज्यों की विधानसभा तक पहुंच चुका है। कर्नाटक विधानसभा प्रस्ताव पास कर चुकी है, जिसमें कहा गया था कि कर्नाटक के हितों की रक्षा की जाएगी और पड़ोसियों को 1 इंच जमीन नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने प्रस्ताव पेश करते हुए महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों की आलोचना की, जो बार बार बेलगावी पर दावा कर विवाद को बढ़ा रहा है और अब महाराष्ट्र विधानसभा में भी बेलगावी की जमीन को लेकर प्रस्ताव लाने की तैयारी हो गई है। महाराष्ट्र के मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा कि शिंदे सरकार सीमा विवाद पर प्रस्ताव लाएगी, जो कर्नाटक के प्रस्ताव से कहीं ज्यादा प्रभावी होगा, कम से कम 10 गुना ज्यादा प्रभावी। देसाई ने कहा कि प्रस्ताव पास होने के बाद हम केंद्रीय गृह मंत्री से मिलेंगे और महाराष्ट्र के नेताओं को कर्नाटक में नहीं जाने देने की अनुमति को लेकर शिकायत करेंगे। देसाई ने दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री की मध्यस्थता में दोनों राज्यों के सीएम की बैठक हुई थी। उस बैठक में जो फैसला हुआ, बसवराज बोम्मई ने उसका सम्मान नहीं किया। कर्नाटक विधानसभा में जो प्रस्ताव आया, हम उसका जवाब देंगे। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद का क्या इलाज करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। नजरें तो आज उमर खालिद पर भी सबकी टिकी थी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र उमर खालिद को आज 27 महीने बाद जेल से रिहा कर दिया गया। कोर्ट ने सिर्फ 7 दिनों के लिए शर्त के साथ जमानत दी है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली में हुए 2 समुदायों के बीच टकराव के मामले में आरोपी उमर खालिद को जेल से रिहा कर दिया गया है। 27 महीने बाद 7 दिन के लिए उमर आज जेल से बाहर आए हैं। आज का दिन उनकी रिहाई का दिन रहा, जो उनके लिए काफी खास है। तिहाड़ जेल अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। उमर खालिद को दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी, जिसके बाद अब उन्हें रिहा किया गया है। खालिद को उनकी बहन की शादी में शामिल होने के लिए ये राहत दी गई है। हालांकि 1 हफ्ते के बाद उमर खालिद को फिर से सरेंडर करना होगा। पिछले कई महीनों से जेल में बंद उमर खालिद ने कोर्ट से अपनी बहन की शादी के लिए रिहाई की गुहार लगाई थी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए 23 दिसंबर से लेकर
30 दिसंबर तक के लिए अंतरिम जमानत देने का फैसला सुनाया। दिल्ली की कोर्ट ने उमर खालिद को कई शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है। खालिद से कहा गया है कि वो इस दौरान किसी भी मीडिया चैनल को इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं, मीडिया से किसी भी तरह की बातचीत नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा उमर खालिद को लगातार जांच अधिकारी के संपर्क में रहने के लिए भी कहा गया है। इन शर्तों का उल्लंघन करने पर अंतरिम जमानत को तुरंत रद्द करने की बात कही गई है। राजधानी दिल्ली में फरवरी 2020 में CAA NRC के आंदोलन के दौरान 2 समुदायों में टकराव हो गया था। इस टकराव में करीब 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। बाद में मामले की जांच शुरू हुई और उमर खालिद पर साजिश रचने का आरोप लगा, जिसके चलते पिछले कई महीनों से वो जेल में बंद थे। उमर खालिद को सिर्फ 7 दिनों की जमानत पर रिहाई दी गई है, वो भी सख्त शर्तों के साथ। इधर कोलेजियम पर कानून मंत्री के नित नए बयान आ रहे हैं कि आने वाले समय में न्यायपालिका और सरकार के बीच तल्खियां बढ़ेंगी। देश में जजों की नियुक्ति का मामला फिलहाल शांत होता नजर नहीं आ रहा है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में कोलेजियम सिस्टम को लेकर एक और बयान दिया है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार को कोलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सामाजिक विविधता की कमी पर अलग अलग सोर्स से सुझाव मिल रहे हैं। कानून मंत्री ने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर सुधार की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। किरण रिजिजू ने कहा कि जजों की नियुक्ति को लेकर उन्हें सुधार के अनुरोध के साथ ये सुझाव प्राप्त हुए हैं। कोलेजियम प्रणाली में सुधार के सुझाव का जिक्र करते हुए कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि कोलेजियम प्रणाली को अधिक व्यापक, पारदर्शी, जवाबदेह और निष्पक्ष बनाने के लिए सरकार ने 13 अप्रैल 2015 को संविधान अधिनियम 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 को लागू किया था। हालांकि दोनों अधिनियम चुनौती के बाद निरस्त कर दिए गए थे। किरण रिजिजू ने कहा कि 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त न्यायाधीशों की नियुक्तियों के 154 प्रस्ताव सरकार की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालयों में 179 खाली पदों के लिए उच्च न्यायालय के कोलेजियम से अभी तक सिफारिशें नहीं मिली हैं। कानून मंत्री के इस बयान के बाद देश की न्यायिक व्यवस्था और सरकार के बीच तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ कोलेजियम सिस्टम की तारीफ कर चुके हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी केरल हाईकोर्ट की अजीब और हैरान करने वाली टिप्पणी की। केरल हाईकोर्ट का एक फैसला इस वक्त खूब सुर्खियां बटोर रहा है। हाईकोर्ट ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों को सरकार के नए आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि छात्र और छात्राओं को समान संवैधानिक अधिकार मिले हैं और हॉस्टल में भी लड़के और लड़कियों के लिए सभी नियम और कानून समान होंगे। और क्या कहा कोर्ट ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक मामले में ऐसी टिप्पणी की है जिसकी खूब चर्चा हो रही है। कोझिकोड मेडिकल छात्राओं की हॉस्टल से आने जाने पर लगी पाबंदियों की याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रहा था, जिसको लेकर केरल हाईकोर्ट ने कहा कि लड़के ही आफत हैं, वही परेशानी खड़े करते हैं। कोर्ट ने कहा कि हॉस्टल जेल नहीं है और राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों को सरकार के नए आदेशों का पालन करना होगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि छात्र और छात्राओं को समान संवैधानिक अधिकार मिले हैं और छात्रावास में भी लड़के और लड़कियों के लिए सभी नियम और कानून समान होंगे। कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल की छात्राओं ने पिछले महीने उच्च शिक्षा विभाग के रात 9:30 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर जाने पर रोक लगाने वाले नोटिस पर सवाल उठाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कहा कि रात 9:30 बजे के बाद कर्फ्यू लगा दिया जाता है, जबकि लड़कों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं था। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा, लड़कियों के संवैधानिक अधिकार हैं, शायद लड़कों से भी ज्यादा। उन पर इस तरह भेदभावपूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। छात्रावास जेल नहीं है। न्यायाधीश ने कहा, लड़कों को बंद करो क्योंकि वो परेशानी पैदा करते हैं। महिलाओं को आजाद घूमने दो। केरल हाईकोर्ट ने सभी मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल को सरकार के 6 दिसंबर 2022 को जारी नए आदेश का पालन करने का भी निर्देश दिया, जिसके मुताबिक कुछ मौजूदा मानदंडों में ढील दी गई थी और छात्रों को निर्धारित समय के बाद कुछ शर्तों के साथ छात्रावास में प्रवेश करने की छूट दी गई थी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।